लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार पढ़ाना है एक्चुअली में हम लोग क्या इसके अंदर पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के अधिकार। फंडामेंटल राइट हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना, पूरा 20 तक पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे कि 20 में क्या पढ़ा हमने। चलो आर्टिकल 20 के तहत हमने क्या पढ़ा है? आर्टिकल 20 कौन बताएगा? आर्टिकल 20 में हमने 3 चीजों का प्रावधान था। क्या क्या? ठीक है, वेरी गुड। और यस, मतलब किसी व्यक्ति को मान लो अपराध भी किया और जो उस समय वर्णित कानून में जितना सजा का प्रावधान है उतनी सजा देंगे, ये नहीं कि बाद में कानून बना के ज्यादा सजा देते हैं। ठीक है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और क्या था? एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा, ये नहीं कि बार बार उसको सजा देते हैं। ठीक है। आर्टिकल 20 में इन चीजों का प्रोविजन है। अब आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है आर्टिकल 21? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। ठीक है। अब ये जीवन जीने का अधिकार इतना ब्रॉड है कि सिर्फ क्या जीना ही जरूरी है कि गरिमामय तरीके से जीवन जीना जरूरी है? गरिमामय तरीके से जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कईयों बार एक तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग बोले कि चलो वो जिंदा तो है ना, जिंदा तो है किसी तरीके से, तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा सिर्फ जिंदा है। जैसे आज ही हम दुनिया में क्या है, एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर के रूप में उभर रहे हैं ना पूरी दुनिया के सामने, और हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर दें। लेकिन आज ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया, सुने होंगे इसका? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हाँ, भुखमरी सूचकांक, हंगर इंडेक्स। अब इसमें क्या है, इंडिया की रैंक कितनी है देखा आपने? इंडिया की रैंक 111 111 कितने देशों में? 125 देशों में। अब ये देखो कि 125 देशों में हमारी रैंक है 111, मतलब हम बहुत पीछे हैं। मतलब हमारे यहाँ भुखमरी का लेवल अभी भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो हम डेवलप होना चाहते हैं, हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं मून पे, ठीक है, हमारे मंगल मिशन है, हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, हम यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, और एक तरफ हमारी हालत ये कि हमारे यहाँ हंगर बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो ये क्या, ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। ठीक है। अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और सरकारों ने बहुत टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया कि सिर्फ जीवन जीने का अधिकार ये नहीं कि बस जिंदा रहे किसी तरह। जीवन जीने का मतलब है गरिमामय तरीके से जीवन, आपको स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। जैसे पढ़ोगे आर्टिकल 21A के तहत क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को फ्री और निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। ये इसी के तहत कवर होता है। थोड़ा सा लिख लो, हाँ, जीवन राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार लिखो में आर्टिकल 21 में किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से, किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। मतलब किसी की जान ऐसे नहीं ली जा सकती। कानून के प्रोविजन के तहत जब वो अपराध करेगा, केस चलेगा, पूरा प्रोसीजर होगा, तब जाके मान लो इतना बड़ा अपराध किया है, तभी उसकी जान या उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है। और इसमें लिखो, आगे लिखो 86 मतलब 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जो मैंने बताया 21A, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया
अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 21A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब देखो, कई सारे लोग ये बोले अगर जीवन जीने का अधिकार ये है तो क्या इसमें मरने का अधिकार भी शामिल है? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं, देखो बहुत सारी समस्याएं होती है जीवन के या बुढ़ापे के दौर में। बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत कष्टकारी ढंग से गुजरता है, समझ रहे हो? तो लोग ये चाहते हैं कि जैसे इज्जत से हम गरिमामय तरीके से जीवन जिए हैं वैसे गरिमामय तरीके से मर भी जाए, बाद में हमको बहुत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जीवन जीने के अधिकार में आत्महत्या या इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है, समझ रहे हो? जैसे कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं हम नहीं जीना चाहते, हम मर जाएंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन भारतीय संविधान आत्महत्या को पिनलाइज करता था एक तरह से। अगर जो आत्महत्या करेंगे वो अपराधी हैं, समझ रहे हो? इसके पहले तक ऐसा होता था, मान लो कोई आत्महत्या का प्रयास किया और बच गया, वो मर नहीं पाया तो सरकार उसको पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। तो बोला एक तो मैं मरना चाहता था, मैं मर भी नहीं पाया और तुम पकड़ के मुझे जेल में डाल रहे हो, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो सरकार ने फिर बाद में अभी अमेंडमेंट किया उसको 2019-20 में, जो एक्चुअल में आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान है, तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, मानसिक सुधार गृह भेजा जाए, ना कि उनको जेल भेजा जाए। कि मरना चाहता था, फांसी लगाना चाहता था, पता चला लटका और रस्सी टूट गई, बच गया, तो अब वो जेल चला जाएगा कि अरे तो फांसी का प्रयास किया। लेकिन नहीं, उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, उसका इलाज कराया जाएगा। दूसरा, अब कुछ लोग क्या होता है, देखो बहुत ही गहरी असाध्य बीमारियों से जूझते हैं, पेनफुल डिजीज से, ठीक है? जैसे एक केस था अरुणा रॉय का, वो एक नर्स थी मुंबई के किसी हॉस्पिटल में। अब क्या हुआ कि मुंबई के किसी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने उसके साथ रेप कर दिया, बहुत सारे क्राइम कर दिया। अब वो चली गई कोमा में। कोमा समझते हो ना? हाँ सर। जिंदा तो है लेकिन 10 साल से चल रही। अब ये मामला बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके परिवार वाले ये चाहते थे कि सरकार उसको इच्छा मृत्यु दे दे, क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा कि मर जाए वो, ठीक है? लेकिन सरकार यह कर रही थी कि नहीं हम इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। क्यों? इच्छा मृत्यु देने के लिए उस आदमी का विल लिखना, मतलब अपनी इच्छा लिखना जरूरी होता है जिसको चाहिए, और वो तो कोमा में, उसको कैसे मिले? तो बाद में अब एक्चुअल में वो डेली दर्द से तड़प रही है, करा रही है, तो किसी को गरिमामय शांतिपूर्ण मृत्यु देना भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया जाए, ऐसा दबाव बनने लगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो अब इसमें से दो चीजें होती हैं, इच्छा मृत्यु एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इथनेसिया को, मतलब पैसिव इच्छा मृत्यु को लीगलाइज कर दिया कि आप पैसिव इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। कैसे? पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब यही है कि मान लो कोई आदमी अपनी विल मतलब जो होता है विल लिख देना, इच्छा लिख देना पहले ही, जब मैं मान लो अभी आप लोग हो जवान हो, ठीक है, सब लोग हैं जो स्वस्थ हैं, उस टाइम में वो विल लिख दे कि अगर मैं किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित होता हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। लेकिन उसके लिए भी क्या होगा? सरकार एक मेडिकल कमेटी गठित करेगी, मेडिकल कमेटी जांच करके रिपोर्ट देगी कि हाँ ये इच्छा मृत्यु से देने के लायक है, ये असाध्य रोगों से ग्रसित है, ये ठीक नहीं हो सकता, तभी इच्छा मृत्यु मिलेगी उसको। वरना क्या पता बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने बूढ़े माँ बापों को, परिवार वालों को बोले इनको मारो, इनको इच्छा मृत्यु दो, ये मरना चाहते हैं, समझ लो, इसका मिसयूज हो जाएगा। इसीलिए उसमें सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का प्रावधान किया गया है कि पैसिव इथनेसिया, ठीक है, इथनेसिया में इच्छा मृत्यु को सरकार ने लीगलाइज कर दिया है कि जो बहुत गहरी बीमारियों से ग्रसित है, ठीक नहीं होंगे अब कभी, और असहनीय दर्द से झेल रहे हैं, उनको सरकार इच्छा मृत्यु दे सकती है, ठीक है? अब देखो आर्टिकल 21 में और बहुत सारे प्रोविजन हैं, तो लिखो अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने
अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की एक विस्तृत व्याख्या की। जीवन के अधिकार की एक विस्तृत व्याख्या की है। जीवन के अधिकार की एक विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें कई अधिकारों को शामिल किया है। जिसमें कई अधिकारों को शामिल किया है। जैसे कुछ है, जैसे नंबर 1 लिखो, विधिक सहायता का अधिकार। विधिक सहायता का अधिकार, जैसे नंबर 1 लिखो, विधिक सहायता का अधिकार। ये भी आर्टिकल 21 में कवर है कि कोई आदमी गरीब है, उसको एक तरह से मान लो कोई अपराध, कोई मुकदमा चल रहा है, अब वो वकील हायर नहीं कर सकता, तो ये सरकार का एक तरह से दायित्व है कि सरकार उसको वकील प्रोवाइड कराएगी, कानूनी अधिकारी प्रोवाइड कराएगी कि जो उसके लिए विधिक सहायता मिल सके। इसके लिए सरकार ने 1987 में एक कानून बना दिया था, नालसा एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसके तहत कुछ वकील अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं और वह वकील बाद में गरीबों को, जो आम लोगों को जो नहीं हायर कर पाते, उनको विधिक सहायता देते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो, आजीविका का अधिकार। आजीविका, आजीविका का अधिकार मतलब जीवन गुजारने के लिए कुछ ऐसा काम सरकार का दायित्व है कि दे हर आदमी को, ताकि वह अपनी आजीविका चला सके। अब इस दिशा में सरकार ने एक बड़ा काम किया, मनरेगा ला दिया। मनरेगा जानते हो ना, कि पंचायतों में हर वयस्क, हर परिवार में से किसी एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार, ठीक है, 90 दिन, 100 दिन, लगभग 100 दिन का प्रोविजन है उसमें, तो रोजगार मिलेगा, आजीविका का अधिकार हो गया। तीसरा लिखो, त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई मतलब जल्द से जल्द उनके मामले की सुनवाई हो, ये उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। त्वरित सुनवाई का अधिकार, किसी ऑफिस में गए हैं, पता चला कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, आप लोग जब किसी सरकारी ऑफिस में गए हो, आज तक कि नहीं गए हो, तो बताओ, गए हो ना? जब किसी सरकारी ऑफिस में जाओगे, किसी ऑफिस में जाओगे और जहां काम करने वाली डेस्क पे जाओगे, जहां एक आदमी बैठा होगा बूढ़ा सा, और उसके चेहरे पे लिखा होगा कि काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ मुझसे, ठीक है। कभी यही ऑफिस में जाके देखना, आप लोग कॉलेज की ऑफिस गए हो, किसी भी काम के लिए जाओगे तो आपको फलाने के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, उनसे मिलो, उनसे मिलो, उनसे मिले, उनका काम है। इसीलिए इन चीजों को सरकार कैसे दूर करेगी? त्वरित सुनवाई का। और बाद में 2010 में कई सारे राज्यों ने लीगल सर्विस गारंटी अधिनियम ला दिया। आप जिस काम के लिए गए हैं उस काम को करना उस ऑफिस की जिम्मेदारी है, और 21 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर नहीं किया तो पेनाल्टी लगेगी, समझ रहे हो? तो ये सारे राइट्स हैं, पर लोगों को पता नहीं होते। लोग जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, दर दर भटकते हैं, चले जाते हैं। और सरकारी ऑफिस का हाल ये है, सरकारी बैंकों में जाओगे तो वहाँ तो लंच ही चलता रहता है ना? बोलेंगे कि लंच चल रहा है, या बोलेंगे कि जाओ काउंटर नंबर 4 पे जाओ, काउंटर नंबर 5 पे जाओ, इस काउंटर से उस काउंटर, या कि लंच हो जाएगा। और सरकारी ऑफिस में जाओगे तो बूढ़े से बाबू क्लर्क बैठा रहेगा, वो काम करना ही नहीं चाहता एक्चुअल में। उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि मैं कैसे इसको भगाऊं, कैसे इसको टरकाऊं और मैं बच जाऊं, कि काम ना करना पड़े इसका, ठीक है। तो इन सारे चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयास किया। आगे लिखो, प्रदूषण मुक्त पानी का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत आपको स्वच्छ पानी का अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है आपका। तो प्रदूषण मुक्त पानी का अधिकार, आगे बहुत इंटरेस्टिंग राइट्स आने वाले हैं, ठीक है। अगला लिखो, शुद्ध और प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार। शुद्ध और प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार। क्या आपको शुद्ध हवा मिल पा रही है? आप जिस एरिया में रहते हो यहाँ पे, वहाँ हवा प्योर है, शुद्ध है? तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो समझ लो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, ठीक है। अगला लिखो, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं के लिए, ठीक है। विशाखा का क्या हुआ था कि राजस्थान की एक महिला थी विशाखा, वो किसी ऑफिस में काम करती थी। अब महिलाओं का यौन उत्पीड़न बहुत आम बात हो जाती है, तो उनके लिए फंडामेंटल राइट दिया गया कि उनका कोई यौन उत्पीड़न नहीं कर सकता। हर संस्थान में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक वोमेन सेल बनेगा, समझ रहे हो? वोमेन सेल समझते हो?
जहां महिलाओं की परेशानियों से संबंधित शिकायतें सुनी जाएंगी और एक कमेटी बनेगी, प्राथमिक जांच करेगी और वही आगे रिकमेंडेशन देगी कि क्या होगा। जैसे इस कॉलेज में भी एक वुमेन सेल होना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि इस कॉलेज में तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का ही है, बच्चियों का ही है, लड़कियों का ही है। और एक्चुअल में फिर यहाँ तो पुरुषों के लिए भी मेन सेल भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मेन बहुत कम है, लिमिटेड है, माइनॉरिटी पे है, तो माइनॉरिटी का शोषण ज़्यादा हो सकता है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स में आपको यौन उत्पीड़न के विरुद्ध भी अधिकार है। अगला लिखो, स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत कवर होता है, आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसलिए सरकारी अस्पताल खोलती है गवर्नमेंट और 1 रुपए की पर्ची कटा के आप खूब सारा इलाज कराते हो, ठीक है। गए हो कभी सरकारी हॉस्पिटल, जाके देखना वहाँ, ऐसी प्रोविजन है। आगे लिखो, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। आर्टिकल 21 में आपको शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, ठीक है। अब जैसे दिल्ली के लोगों की हालत देखो, दिल्ली में रहने वाले लोगों के शुद्ध पर्यावरण का अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, तो वो बार बार कहाँ जाते हैं। गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई पर्यावरण के मामलों को देखने के लिए, जिसका नाम है NGT। इसको बनाया 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं। अब ये क्या करेगी, यह पर्यावरण से संबंधित मामलों को सुनवाई करेगी और तुरंत डिसीजन देगी। लेकिन होता क्या है कि मामला NGT पे आता रहता है, कोई डिसीजन निकल नहीं पाता, क्योंकि क्या करें, अब दिल्ली की इन्वायरमेंट इतना गंदा हो चुका है। अब एक्चुअल में कुछ बड़े बड़े शहरों में ही बस मेजरमेंट होता है। वो मेजरमेंट किसका करते हैं, AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि देखते हैं कि यहाँ की एयर क्वालिटी कितनी है, अच्छी है कि नहीं, खराब है तो वैसे समाधान करें। और बाकी छोटे छोटे शहरों में तो कोई देखता भी नहीं है, तो वहाँ के लोगों का तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कि पालन हो रहा है, पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन राजधानी में थोड़ा सा लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन हालत खराबी है। AQI इतना ज़्यादा है कि वहाँ का कॉमन आदमी, आम आदमी जो हवा में वहाँ की सांस वांस ले रहा है, समझो 10 सिगरेट डेली पी रहा है, 10 सिगरेट के बराबर उसके अंदर धुआं जा रहा है, तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा, उसकी आयु कम होगी, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होगा और मर जाएगा, ठीक है। आगे लिखो, अगला लिखो, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये तो देख लिया आपने, आर्टिकल 21A में है ना, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अगला लिखो, विदेश यात्रा का अधिकार। अब विदेश यात्रा का अधिकार है, इसका मतलब है कि सरकार आपको यात्रा कराएगी कि आप अभी तक विदेश गए कि नहीं, बोले वो नहीं गए, मतलब आपका अधिकार का पालन नहीं हुआ, चलो हम भेज देते हैं आपको अमेरिका घूम जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप सक्षम हो तो अपने से जाओ, आपको सरकार रोकेगी नहीं यहाँ, ठीक है। ये अगला लिखो, गर्भ में पल रहे बच्चे का अधिकार, जो मैंने कल आपको बताया, ठीक है, गर्भ में पल रहे बच्चे का अधिकार। अब देखो, जो मामला कल मैंने आपको बताया था ना कि एक महिला थी, लगभग 26 वीक्स का उसका बेबी हो चुका था, वो उसको एबॉर्शन कराना चाहती थी। अब कल उसकी हियरिंग फिर से हुई सुप्रीम कोर्ट में, मामला कॉम्प्लेक्स हो गया था, मैंने बताया था कल। फिर 3 जजों की एक बेंच बनाई गई, जिसको हेड कर रहे थे CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़। अरे तुम लोग इतना तो ध्यान रखो, DY चंद्रचूड़, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जब 26 सप्ताह का बच्चा हो चुका है, उस महिला से पूछा, तब आपको पता चला कि अब हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हम डिप्रेशन में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम बच्चा नहीं रख सकते, इसके पहले क्यों नहीं पता चला, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आपकी कंडीशन खराब थी तो ये बात तो आपको पहले से ही पता चल सकती थी, आप पहले से ही 2 बच्चों की माँ हैं। लेकिन आज जब बच्चा ऐसा हो गया है कि वह जिंदा रह सकता है, माँ के पेट से, माँ के गर्भ से निकालने के बाद भी जिंदा रह सकता है, अब आप बोल रहे हो कि हम बच्चा रखेंगे नहीं, हम अबॉर्ट करेंगे, तो अब ऐसा होगा कि उस बच्चे को जिंदा निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है, और किसी संस्था को, किसी NGO को, किसी गोद लेने वाले को दे दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे लिखो, अगला लिखो, देखो आपके लिए सबसे फेवरेट अधिकार आ चुका है, जो आप खूब चाहते हैं, कौन सा, नींद का अधिकार। सोने का भी अधिकार आपका फंडामेंटल राइट अधिकार है, ठीक है। ये तो जापान में ज्यादा चल रहा है। ये आप अगर मान लो घर में आप बहुत सो रहे हो, अब आपके पिताजी आए, बोले उठो, बोले आप मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखो ये मामला हुआ कैसे, आपने सुना होगा कि बाबा रामदेव जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन कर रहे थे,
2010 में आप कितने बड़े थे, किस क्लास में? 2010 5 साल में 5 साल सर यू तो देखो बाबा रामदेव एक टाइम पे क्या हुआ, सुनो देखो, रामलीला मैदान में कर रहे थे आंदोलन। अब एक दिन क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार, एक्चुअल में वो आए थे योग सिखाने, वो जाते हैं सब जगह योग सिखाने, हम योग सिखाएंगे, और योग के बहाने आंदोलन, वहाँ पे बैठने की छूट ले ली उन्होंने रामलीला मैदान में। बहुत बड़ा मैदान है रामलीला मैदान दिल्ली में, आपने सुना होगा। वहाँ सब लोग कुछ न कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो योग या शिविर लगाने का नाम पे उन्होंने छूट ले लिया। अब वो बैठ के धरने पे, योग सिखाने आए थे, लोगों को आंदोलन करना सिखाने लगे, ठीक है। अब कांग्रेस सरकार परेशान, उनसे बार बार विनती करे कि बाबा जी आप चले जाओ, नहीं ठीक नहीं होगा। अब बाबा जी मान नहीं रहे, नहीं हम जाएंगे नहीं, हम सरकार गिरा के जाएंगे, तुम काला धन वापस लेके आओ, जो काला धन स्विट्जरलैंड में जमा हुआ है। तो एक दिन फिर सरकार ने इशारा किया वहाँ की पुलिस को कि थोड़ा इनको टाइट करिए, इनको ठिकाने लगाइए। तो सरकार ने उस रात जब सब लोग सो गए, लगभग 10-11 बजे 12 बजे, बिजली काट दी सरकार ने, अंधेरा कर दिया, और अंधेरा करके पिटाई शुरू कर दी। अब भाग मच गया लोगों का इधर उधर, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। बाबा रामदेव किसी सूट सलवार पहन लिए, यस, कि पुलिस पहचाने न पाए। अब सूट सलवार पहन के भागना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। पकड़ के ऐसी जगह ले गए कि अननोन जगह पे ले गए। बाबा रामदेव का 2 दिन पता ही नहीं चला कहाँ ले गए पुलिस वाले। आप सब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए बाबा, बाबा जी गायब है। बाद में बाबा जी ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के ऊपर, बोला कि इन्होंने हमारे नींद के अधिकार का उल्लंघन किया है, हमारी नींद डिस्टर्ब की है, समझ रहे हो। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया बात तो सही है, नींद जो है इंसान का फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो वहाँ से आर्टिकल 21 में ये चीज़ें ऐड हो गई। अब देखो अभी एक नया फंडामेंटल राइट ऐड हो गया है आर्टिकल 21 के तहत, जो है राइट टू इंटरनेट। अब इंटरनेट आपका मूल अधिकार है, समझ रहे हो। इंटरनेट चलाना, इंटरनेट यूज करना आपका मूल अधिकार है। आप चाहो तो संस्थानें, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारें आपको रोकेंगी नहीं। हाँ, सामान्य परिस्थितियों में अगर परिस्थितियाँ कुछ गड़बड़ हैं तो रोक सकती है, ठीक है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं कि किसी भी परिस्थिति में रोके नहीं जाए, ऐसा नहीं है। अगर परिस्थितियाँ खराब हैं, परिस्थितियाँ सही नहीं है तो रोके जाएंगे। जैसे जब CAA और NRC का मामला आया, सरकारों ने देश के कई शहरों में इंटरनेट रोक दिया, समझ रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का डर था। जब कहीं दंगा फैल जाता है, जैसे मान लो किसी एरिया में दंगा हो गया तो समुदायों के बीच, दो धर्मों के बीच, जैसे हरियाणा के नूह में हो गया था, तो सरकारें क्या करती हैं, इंटरनेट उस एरिया को बंद कर देती है ताकि लोग कनेक्ट ना रह पाए एक दूसरे से, फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ना भेजें, ताकि दंगा रुक जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आर्टिकल 21 समझ में आ रहा है। अब देखो आर्टिकल 21 में आगे, अब बहुत सारे धर्मों में कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती हैं जो होती तो धार्मिक हैं, लेकिन उससे हो जाता है मूल अधिकारों का उल्लंघन। जैसे जैन धर्म में एक प्रैक्टिस है जिसको बोलते हैं संथारा। यस, बता रहा हूँ क्या। अब देखो संथारा के साथ ये है कि कोई भी आदमी जब जैन धर्म का जब संथारा ग्रहण कर लेता है, अच्छा कोई यहाँ जैन धर्म का है, कोई जैन धर्म को प्रैक्टिस करता है, नहीं करता। जैन धर्म का आदमी जब संथारा प्रैक्टिस करता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। अब वह कहता है कि हम इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। एक तरह से वह अपने जीवन को खत्म करने का प्रयास करता है, और यह प्रैक्टिस होती है जीवन के लास्ट चरण की। लेकिन बहुत सारे, एक मामला ऐसा आया, कई सारे मामले ऐसे आए कि बहुत सारे बच्चे 12 साल, 15 साल, 20 साल के जैन की प्रैक्टिस, संथारा प्रैक्टिस करने लगे। अब सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज, चुनौती आ जाती है कि इसको हम धार्मिक कार्य मान के चलने दे या ये मान के रोके कि ये तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, ये तो अपने आप को मारना है, समझ रहे हो। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और उसको रोका कि नहीं, संथारा नहीं प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। ऐसे ही और कई सारे मामले हैं कि धर्म के नाम पे जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो चलने देना चाहते हैं। जैसे एक टाइम पे तो सती प्रथा भी चल रहा था, पर्दा प्रथा चल रहा था, बहु विवाह चल रहा था, एक आदमी कई सारी शादी करेगा, है ना। बाल विवाह चल रहा था, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, बचपन में ही उसकी शादी कर दी जाती। अब जब इसका रिफॉर्म शुरू हुआ तो धर्म के ठेकेदारों ने जम के विरोध किया। ये तो हमारे धर्म में क्या है, हस्तक्षेप है सरकार का,
लेकिन सरकार ने कहा कि ये धर्म में हस्तक्षेप नहीं है, यह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है लोगों का। ठीक है, ऐसे ही आजकल मुस्लिम धर्म में बहुत सारे रिफॉर्म चल रहे हैं, जैसे 3 तलाक। अब मुसलमान कहेंगे तो हमारा अधिकार है, हम तलाक दे देंगे, हमारा क्या, सरकार क्यों रोक रही है? सरकार कहीं नहीं। 3 तलाक तो आप दे दोगे, लेकिन उस महिला का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा? तो इसीलिए 3 तलाक को बैन कर दिया गया। निकाह हलाला को बैन करने वाले हैं आगे चल। ठीक है, और बहुत सारी बहु विवाह आपको बैन ही कर दिए हैं कि आप कर नहीं सकते ऐसा। बहुपत्नी प्रथा बैन ही हो चुकी है। ठीक है, तो देखो धर्म कोई भी हो, महिलाओं का शोषण सबने किया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई, कोई भी। ठीक है, जो भी सबसे पिछड़ा वर्ग रहा है, समुदाय रहा है, उसका शोषण जम के हुआ है। लेकिन सरकारें अब इसको रोक रही है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि धर्म के नाम पे चल रहे हो। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिस पे रोक लगाया जाए। तो गरिमामय मृत्यु का अधिकार मैंने आपको बता ही दिया ना, कि जीवन जीने के साथ साथ मृत्यु का भी अधिकार है, लेकिन पैसिव यूथनेसिया का। ठीक है, एक्टिव यूथनेसिया का नहीं। अब देखो, अब हेडिंग डालो अगला आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल 22। ठीक है, देखो आर्टिकल 20 मतलब अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया करता है। अब देखो, इसके तहत ये है कि सरकार मनमानी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। समझ रहे हो कि सरकार का मन किया चलो इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, नहीं कर सकती। सरकार जिसको गिरफ्तार करेगी उसको गिरफ्तारी का कारण बताएगी, जैसे वारंट इशू करेगी, और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर जज के सामने उसको पेश करेगी। ये नहीं कि सरकार गिरफ्तार करके रखी हुई है और पीट रही है जेल में, ऐसा नहीं कर सकती। सरकार 24 घंटे के अंदर क्या करेगी, उसको कोर्ट में पेश करेगी, उसकी सुनवाई होगी, वह अपना पक्ष रखेगा। ठीक है, और क्या करेगी, लिखो इसमें लिखो, सरकार किसी भी व्यक्ति को मनमानी रूप में बंदी नहीं बना सकती। बंदी मतलब बंदी, वो वाली बंदी नहीं जो आप समझ रहे हो। ठीक है, कैदी, यस। ठीक है, कैदी बनाए गए व्यक्ति को, यस, कैदी बनाए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे? ठीक, व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा तथा उसे 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इस 24 घंटे में ध्यान रखो कि छुट्टी का दिन काउंट नहीं होगा, यात्रा का टाइम भी काउंट नहीं होगा। हाँ, समझ रहे हो? तो मान लो कभी आप लोगों ने कुछ ऐसा बड़ा काम कर दिया, गिरफ्तारी देनी है आज, तो गिरफ्तारी कभी शनिवार को मत देना। अगर गिरफ्तारी शनिवार को देगा तो संडे अपने पास रखे बोलो, तो आपकी खातिरदारी करेंगे संडे को। ठीक है, और फिर मंडे पहुंचाएंगे आप। तो इसीलिए गिरफ्तारी हमेशा मंडे को देना, कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में हाजिर कर दें, ताकि आपकी सुरक्षित रहे। 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ठीक है, और ध्यान रखना, पुलिस जिसको सेवा देना चाहती है जिस आदमी को ना, उनको लगता है कि आज इसकी खातिरदारी कर दें, उसकी गिरफ्तारी वो लोग अधिकतर सैटरडे को करते हैं, शनिवार को। नहीं, फिर लंबी खातिरदारी करते हैं, शिकार 2 दिन बराबर तरीके से। इसीलिए ध्यान रखना, ये सब पढ़ने का मतलब है कि इसको यूज भी करना। ठीक है, लेकिन अच्छे काज के लिए, बुरे रीजन के लिए नहीं। पता चला आप लोग छिनैती कर रहे हो और गिरफ्तारी दे रहे हो, गिरफ्तार हो रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो कि प्राउडली गिरफ्तार करना, नहीं, ऐसा नहीं। बड़े रीजन के लिए, समुदाय के लिए। आगे देखो, आगे देखो। अब देखो, एक मामला ऐसा है ना कि सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन करती है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? अपराध करने से पहले ही किसी को, अपराधी को पकड़ लेना। ये अपराध करने ना, जैसे मान लो पता चला सुरक्षा एजेंसियों की कोई आतंकवादी आया है, अब वह कहीं विस्फोट करना चाहते हैं, तो क्या इंतजार करेंगे? पहले कर लो बेटा, कर लो, फिर हम गिरफ्तार करेंगे? नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, पहले ही पकड़ लेंगे उसको। ठीक है, पहले ही पकड़ के उसको, उसकी पूछताछ करेंगे, सुनवाई करेंगे। और इसी से संबंधित एक एक्ट है जिसको बोलते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो बहुत स्ट्रांग कानून है।
उसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन करके 3 महीने तक सरकार अपने पास रख सकती है, कोई बेल नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। हालांकि कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन कोर्ट की अनुमति से वह 3 महीने तक अपने पास रखती है। तो जो बहुत ही हीनियस क्राइम करते हैं सरकारें उनके ऊपर NSA लगा देती है, समझ रहे हो। और आजकल तो बहुत सारे, जैसे आजकल कोई पेपर लीक करा दे रहा है, पेपर लीक के मामले आते हैं ना, सरकार उन पेपर चोरों के ऊपर NSA लगा दे रही है। अब तो बुलडोजर वाला जस्टिस चल रहा है आजकल, सरकारें बुलडोजर बेच के गली गिरा देती हैं, लेकिन ये सही नहीं, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सजा देना सरकार का काम नहीं है, सजा देना न्यायपालिका का काम। लेकिन हो क्या रहा है अब कि जनता के दबाव में एक्चुअल में ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि जनता को अच्छी लग रही है, जनता बड़ा समर्थन कर रही है, बहुत बढ़िया सरकार बढ़िया का गिरा दी इसका। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि एक दिन वो भी इसके चपेट में आ सकते हैं। पता चला कोई अपराध किए या नहीं किए, आरोप ही लगाए, और सरकार आएगी, बुलडोजर आएगी, घर गिरा देगी, फिर कहेंगे हो जाएंगे ताली क्या बढ़िया हो गए, है ना। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का होना बहुत जरूरी है। एक प्रोसीजर के तहत चले सारा मामला। और न्याय, देखो दुखद बात यह है ना कि न्यायपालिका भी इस पर कुछ कर नहीं पा रही। न्यायपालिका, देखो जब सरकारें मजबूत होती है ना तो न्यायपालिका ऑलरेडी कमजोर हो जाती है। वर्तमान में सरकार बहुत मजबूत है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि फुल मेजोरिटी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी कर रहे हैं लोग।